अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे फ़िज़िकल स्टेट ऑफ मैटर्स और देन एवेपोरेशन डिस्कस करेंगे। अगर हम फ़िज़िकल स्टेट ऑफ मैटर्स की बात करें तो हमें पता है मैटर की 3 फ़िज़िकल स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। अगर इनका हम आपस में कंपैरिजन करें तो सबसे पहले हम गैसियस को देखें तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर होते हैं। सो इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो बहुत वीक होती हैं। दैन अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो इनमें मॉलिक्यूल्स काफ़ी करीब करीब होते हैं, तो इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं। दैन अगर हम सॉलिड्स की तरफ चलें तो इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड से भी ज़्यादा जो होती हैं, मॉलिक्यूल्स करीब होते हैं, तो लिहाजा इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि ये मॉलिक्यूल्स मोशनलेस दिखाई देते हैं। ये छोटा सा कंपैरिजन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के दरमियान। अब नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है वो है लिक्विड्स। लिक्विड में हमने देख लिया कि इनके दरमियान जो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, और लिक्विड्स का जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट होता है, लेकिन इनकी शेप जो होती है वो डेफिनेट नहीं होती। चैप्टर के स्टार्ट पे जब हमने छोटा सा कंपैरिजन किया था सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का, तो हमने देखा था कि गैसेस का ना तो वॉल्यूम डेफिनेट होता है, ना ही उनकी शेप डेफिनेट होती है। जब सेकंड हम लिक्विड्स की बात करें तो वॉल्यूम, इनका जो वॉल्यूम है वो तो डेफिनेट होता है, मगर इनकी भी शेप डेफिनेट नहीं होती। जबकि हम थर्ड सॉलिड की बात करें तो उनका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है और उनकी शेप भी डेफिनेट होती है, यानी मखसूस होती है। अब ये तो इनकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी लिक्विड की। अब इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है, वो है एवेपोरेशन। सबसे पहले अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। एवेपोरेशन की डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस फेस। लिक्विड फेस का गैस फेस में चेंज होना एवेपोरेशन कहलाता है। अगर हम इस प्रोसेस को देखें तो ये कंडेंसेशन के बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस होता है। हमें पता है कंडेंसेशन में क्या होता है। कंडेंसेशन में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं लिक्विड में, तो एवेपोरेशन बिल्कुल इसके रिवर्स आ रहा है। इसमें लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में जो होते हैं पार्टिकल्स चेंज होते हैं। अब जो एवेपोरेशन है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखना। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है बच्चों, आपको पता होना चाहिए जो प्रोसेस हैं या तो वो एंडोथर्मिक होते हैं या एक्सोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक वो प्रोसेस होते हैं जिसमें हीट रिलीज़ होती है, बाहर निकलती है, जबकि एंडोथर्मिक वो प्रोसेस होते हैं जिसमें हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, एब्जॉर्ब होती है। तो लिहाजा एवेपोरेशन जो है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसके दौरान हीट एब्जॉर्ब होती है। जैसे अगर एक मॉलिक्यूल मोल है वाटर का, उसको कन्वर्ट करना है वेपर फॉर्म में, उसके लिए 40.7 किलो जूल एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। बेसिकली अगर हम इसका देखेंगे लिक्विड्स में एवेपोरेशन होती है, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है ना, लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ हम देख रहे हैं। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूस मूवमेंट शो कर रहे होते हैं। अब सॉलिड के मॉलिक्यूल्स इस तरह मूवमेंट करते नहीं हैं, लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं। और आपको पता है जो हरकत करते हुए किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी है उसको हम क्या नाम देते हैं? काइनेटिक एनर्जी। ये फिजिक्स में भी आप डिटेल से पढ़ते हैं। अब चूँकि मॉलिक्यूल सारे के सारे मूव कर रहे होते हैं तो उनकी एक एनर्जी होती है एवरेज, जो तकरीबन तमाम मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होती है, उसको नाम देते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अब कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनको हीट मिलती है या किसी भी वजह से उनकी जो एनर्जी होती है इस एवरेज काइनेटिक एनर्जी से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। जब उनकी एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगी तो वो उस लिक्विड्स में रह नहीं सकेंगे, बल्कि उससे दूर जाना पसंद करेंगे। उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उसको वीक करके वहाँ से जाने की कोशिश करेंगे, वो बहुत तेज़ी से मूव करेंगे। और जब ऐसा होगा तो वो क्या होगा, वो ओवरकम कर देंगे, जो उनकी आपस की अट्रैक्शन है उससे आज़ाद हो जाएंगे और वेपर्स बन के वहाँ से उड़ जाएंगे। इस तरह से एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। और स्टूडेंट जो अगर हम एवेपोरेशन की बात करें तो एवेपोरेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी ये हर टेम्परेचर पर और हर वक्त हो रहा है। इसकी मिसाल मैं कुछ आपको इस तरह से बताऊंगी। अब हम विंटर में भी कपड़े धोते हैं और समर में भी, लेकिन आपने देखा होगा कि समर में जो है वो हमारे कपड़े ज़्यादा जल्दी खुश्क हो जाते हैं, लेकिन विंटर में काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन क्या ऐसा कभी हुआ है कि कपड़े कभी खुश्क ही ना हो? जितनी मर्ज़ी सर्दी हो कपड़े खुश्क होते हैं। हाँ, उनका जो प्रोसेस है, टाइम है, वो कम ज़्यादा होगा। जो सनलाइट है उससे इस चीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर सनलाइट ज़्यादा होगी, धूप बहुत ज़्यादा निकली है तो कपड़े बहुत जल्दी खुश्क हो जाएंगे। लेकिन अगर सर्दियाँ हैं, विंटर है, बहुत कम जो टेम्परेचर है,
तब भी कपड़े जो है वो ड्राई होंगे, लेकिन तब से ज़्यादा टाइम लेंगे। इससे हमें ये पता चलता है कि अवेपोरेशन हर टेम्परेचर पर हर टाइम हो रही होती है। हाँ, टेम्परेचर से वो कम ज़्यादा ज़रूर होती है, लेकिन रुकती नहीं है। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि हर टेम्परेचर पर हो रहा होता है। अच्छा जी, अब इसकी जो बहुत इम्पोर्टेंट फिनोमिना इसका ये है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि अवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस, प्रूव इट। अवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है, इसको प्रूव करें। या ये पूछा जा सकता है क्या अवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है, तो आपने कहना है येस। अब देखें किस तरह से, व्हेन द हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स वेपोराइज, जब जो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है वो उड़ जाते हैं, द रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स फॉल डाउन, तो जो पीछे रह जाते हैं मॉलिक्यूल्स उनका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाते हैं। और वो इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए, इस एनर्जी जो उनकी डेफिशिएंसी हो गई है, वो क्या करते हैं, वो सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। जब सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो सराउंडिंग जो हमारा माहौल है उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और हमें ठंडक फील होगी। जैसे कि वो पुट ड्रॉप ऑफ अल्कोहल ऑन पाम, अगर हम अपनी हथेली पर अल्कोहल का अगर ड्रॉप डालते हैं तो अल्कोहल एवेपोरेट हो जाएगा और हमें अपनी हथेली पर ठंडक फील होगी, क्योंकि उसने टेम्परेचर कम कर दिया मॉलिक्यूल्स का और वो फिर सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं और सराउंडिंग का टेम्परेचर इस तरह से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब ये तो हो गया इसके इफ़ेक्ट। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो एवेपोरेशन के अमल को तेज़ या स्लो कर सकते हैं, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, सरफेस एरिया, टेम्परेचर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब सबसे पहले बात करते हैं सरफेस एरिया की। तो एवेपोरेशन जो है वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसी भी सतह का जब सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा होगा तो उसमें एवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी। जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि समटाइम्स सॉसर इज़ यूज इफ़ टी इज़ टू बी कूल्ड क्विकली। सॉसर को यूज़ किया जाता है ताकि हमारी चाय जल्दी से ठंडी ना हो, क्योंकि सॉसर का जो सरफेस एरिया है वो कम होता है और वहाँ पर एवेपोरेशन जो होती है स्लो हो जाती है।